नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटअप आईएएस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री यानी इतिहास, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, और इसमें हमने चर्चा की थी कि इसकी भूमिका क्या है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी भूमिका क्या है, भूमिका। और फिर हमने देखा था भूमिका के बाद कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भूमिका के बाद हमने देखा था उत्पत्ति। और आज हम चर्चा करेंगे इसके कालक्रम के बारे में कि इसका सही कालक्रम क्या है। इसका कालक्रम के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका विस्तार कैसा रहा है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसका हम विस्तार देखेंगे। तो आज हम केवल इतने ही पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए, जो यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, और जो खासकर से उन लोग तक ऐसे पहुंच जाए जो कोचिंग नहीं कर सकते, गरीब बच्चे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका कालक्रम। हेडिंग डालीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। अब मेन परेशानी क्या है, यहाँ पर समस्या क्या है। अगर हम समस्या को देखें, एक मिनट रुकिए। यहां पर समस्या क्या है, समस्या इसमें यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई स्रोत नहीं पाए गए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वहां पर जो स्रोत पाए गए हैं वो लिखे तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। वहां के जो स्रोत हैं, स्रोत पढ़े नहीं गए, यानी इसकी जो लिपि है, लिपि वो पढ़ी नहीं गई। हमने आपको बताया था कि इतिहास को जानने के दो तरीके हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। कैसे? एक है लिखित स्रोत। इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, एक है लिखित और दूसरे कैसे हैं? पुरातात्विक। इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अगर हम देखें तो इतिहास में तीन काल होते थे। हमने बताया था आपको, एक है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद फिर हमने देखा था ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। अगर हम देखें प्रागैतिहासिक काल वो काल था जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जहां पर लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल वहां पर पुरातात्विक है। और हम देखें आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जहां पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। वहां पर लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए। और पुरातात्विक तो हैं ही, पुरातात्विक हैं, लिखित भी हैं लेकिन वहां पर पढ़े नहीं गए। और ऐतिहासिक वो हैं जो पढ़े भी गए और समझे गए। वहां पर लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक भी हैं और दोनों पढ़े गए, समझे गए। तो हम अगर देखें तो जो यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो क्या है? पढ़े नहीं गए। वहां पर लिखित तो हैं, यहाँ के जो साक्ष्य हैं लिखित तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। वहां पर पढ़े नहीं गए कि इतनी शैली में लिखे हैं, ऐसी शैली में लिखे हैं कि अभी तक वहां पर ये इनके साक्ष्य पढ़े नहीं गए। तो अगर इसका पता लगाएं कि यहाँ के जो, फिर अगर हम समझे कि इसका कालक्रम क्या रहा होगा, तो कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और बताया है कि इसका कालक्रम क्या रहा। अब इसमें अगर मान लो पता करें कि इसके खुदाई क्यों नहीं है, अच्छे से पता क्यों नहीं किया, तो क्या हुआ कि जैसे अगर हम खुदाई करते हैं लंबवत, अगर हम नीचे तरफ खुदाई करते हैं लंबवत, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई साक्ष्य मिल गए, और अगर हम और नीचे जाते हैं तो वहाँ पर मान लो पानी मिल गया, इसलिए यहाँ पर और खुदाई नहीं हो पाई जमीन के नीचे, और यहाँ पर खुदाई नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम जमीन की क्षैतिज दिशा में खुदाई करें, तो चूंकि यहाँ पर तो बिल्डिंग बनी है,
यहाँ पर मान लो कोई घर बने हैं, आवास बने हैं लोगों के, और अगर मान लो हमारे साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि यहाँ के मरे लोगों के साक्ष्य निकालने के लिए जो जीवित लोग हैं उनको परेशानी में डाल दें। ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ के लोगों का साक्ष्य निकालने के लिए हम यहाँ के जीवित लोग हैं उनको परेशानी में डाल दें। इसलिए यहाँ पर हमने कोई क्षैतिज खुदाई नहीं की, केवल वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल खुदाई की है, लेकिन ज़्यादा गहराई तक नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पर पानी आ गया। फिर भी कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, तो आइए हम उन मत को देख लेते हैं। और क्योंकि ये कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर इतिहासकार का नाम देंगे और उसके बाद उसका कालक्रम देंगे और कहेंगे इसको मिलाइए। तो आइए अगर हम देखें इसका जो कालक्रम अगर देखें तो पहला जो बताया, जैसे यहाँ पर देखें इतिहासकार, इतिहासकार के बाद अगर हम देखें कालक्रम, इतिहासकार के बाद अगर हम देखें तो कालक्रम। तो इतिहासकार में अगर हम देखें तो फादर एच हिरास पहला है, फादर एच हिरास। तो इसने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से पहले है। 6000 ईसा पूर्व से पहले, 6000 ईसा पूर्व से पहले है। तो ये बताया था फादर एच हिरास ने। अगर हम देखें यहां पर माधव स्वरूप बस ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम यहां पर है 3500 से 2700 बीसी, 3500 से 2700 बीसी। तो ये क्या बताया था, माधव स्वरूप बस ने बताया था कि यहाँ का कालक्रम क्या है 3500 से 2700 बीसी। फिर अगर हम देखें जो तीसरे इतिहासकार थे यहाँ पर सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने बताया कि यहाँ का कालक्रम 3250 से 2750 है, 3250 से 2750। और अगर हम देखें चौथे स्थान पर अगर हम देखें तो एक मैके थे। तो मैके ने बताया कि यहाँ का कालक्रम है, मैके ने बताया कि यहाँ का कालक्रम 2800 से 2500 बीसी, 2800 से 2500 बीसी। और इसके बाद अगर हम देखें तो पांचवें में थे यहाँ पर मार्टिमर व्हीलर। अगर हम देखें मार्टिमर व्हीलर, तो मार्टिमर व्हीलर ने बताया था कि यहाँ का कालक्रम है 2500 से 1500 बीसी, 2500 से 1500 बीसी। और इसके बाद अगर हम देखें तो छठवीं पर हमें पता चलता है जो रेडियो कार्बन विधि है उसके द्वारा। अगर हम देखें तो रेडियो कार्बन विधि द्वारा, अगर हम रेडियो कार्बन विधि द्वारा देखें तो इसका कालक्रम है यहाँ पर 2350 से 1750, 2350 से 1750। अगर हम यहाँ पर देखें अगले में जो डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल बोलते हैं कि यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कालक्रम है 2300 से 1700 बीसी, 2300 से 1700 बीसी। और इसके बाद अगर हम देखें कि एक इतिहासकार थे फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता इसका कालक्रम है 2000 से सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता इसका कालक्रम है 1500 बीसी, इसका कालक्रम है 1500 बीसी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, विभिन्न इतिहासकार ने अलग अलग मत दिए हैं, तो अगर हम देखें
तो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सर जॉन मार्शल, तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। और जो रेडियो कार्बन विधि द्वारा, तो रेडियो कार्बन विधि द्वारा अगर हम ये देखें तो ये अगर कोई भी किताब देखो, कोई भी बुक देखो, तो वहाँ पर ये मिल जाती है रेडियो कार्बन विधि द्वारा 2350 से 1750, जो लूसेंट में भी है, तो यहाँ पर ये मिल जाती है। और अगर जो यहाँ पर है सन जॉन मार्शल, इन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर बहुत बार बाढ़ आई है, यहाँ पर बहुत बार बाढ़ आई है, और बाढ़ के बाद वहाँ के जो अवशेष हैं वो दब गए हैं जमीन के अंदर, इसलिए वहाँ के अच्छे से पता लगाना संभव नहीं है। फिर भी इन्होंने अपना कालक्रम दिया है। तो अगर आप फिर से देखें, इतिहासकार ने कालक्रम दिए हैं कौन से, फादर एच हिरास, इसने बताया कि यहाँ का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से ही पहले है। यहाँ का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से ही पहले है। और एक दोहराते हैं माधव स्वरूप बस, ये बोलते हैं कि 3500 से 2700 BC। और उसके बाद अगर सर जॉन मार्शल ये बोलते हैं कि 3250 से 2750 BC। और अगर हम देखें मैके, तो मैके बोलते हैं कि 2800 से 2500 BC। मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं कि 2500 से 1500 BC। और रेडियो कार्बन विधि द्वारा हम पता लगाते हैं तो ये 2350 से 1750। और देखें डीपी अग्रवाल, तो डीपी अग्रवाल बोलते हैं कि 2300 से 2700। और अगर हम देखें फेयर सर्विस बोलते हैं कि यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है 2000 से 1500 BC। तो यहाँ पर इसका ये भी इंपॉर्टेंट है। और मार्टिमर व्हीलर, तो चार को अब अच्छे से याद करेंगे कि इनका कालक्रम क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारा कालक्रम हो गया है। हम देखेंगे यहाँ पर कालक्रम के बाद कि यहाँ का सबसे आगे हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर इसका विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ रहा। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा, किस किस एरिया तक ये फैल चुकी थी। तो हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो अगर हम यहाँ पर इसका विस्तार देखें, विस्तार, तो विस्तार में दो चीजें आती हैं। एक विस्तार अगर देखें तो स्वतंत्रता के पहले दो चीजें आती हैं, कौन सी, एक तो है स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पहले, और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। अगर हम स्वतंत्रता के पहले देखें तो केवल 40 स्थलों की खोज हो पाई थी। स्वतंत्रता के पहले केवल 40 स्थलों की खोज हो पाई थी। लेकिन अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 1402 स्थलों से अधिक की खोज हो गई थी। 1402 स्थलों से अधिक की खोज हो गई थी स्वतंत्रता के बाद। और ये कहाँ तक, वर्तमान तक, वर्तमान तक। स्वतंत्रता के पहले कितने थे, 40, और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान तक 1402। और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी भी इनकी खुदाई चल रही है, अभी भी इनकी खुदाई चल रही है, इसलिए बढ़ भी सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अगर हम देखें तो भारत में जैसे जम्मू कश्मीर का मांडा है, जम्मू कश्मीर का मांडा, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर देमाबाद, जम्मू कश्मीर का मांडा, प्रवरा नदी के तट पर देमाबाद, यहाँ और इसको काम मिलाएं तो एक रेखा बन गई। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे बलूचिस्तान, और यहाँ पर पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, पूर्व दिशा में आलमगीरपुर। तो अगर हम इनको मिला दें तो एक त्रिभुजाकार जैसी आकृति बनती है, त्रिभुजाकार आकृति। तो जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है तो यहाँ का जो लंबाई है
लंबाई है 1600 किलोमीटर, लंबाई है 1600 किलोमीटर यहाँ पर, और यहाँ की चौड़ाई है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और हम यहाँ पर तिरछे में देखें तो ये था 1300 किलोमीटर। जो समुद्र तटीय है, समुद्र तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो है 1300 किलोमीटर। और तो ये क्या है, त्रिभुजाकार क्षेत्र है। कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र है। और अगर हम देखें स्वतंत्रता के पहले जो 40 स्थल थे, तो उनके अगर हम वो देखें एरिया, तो यहाँ पर एरिया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और स्वतंत्रता के बाद देखें तो यहाँ पर था 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया था स्वतंत्रता के पहले 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और स्वतंत्रता के बाद 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इतना बड़ा एरिया था। और जो एरिया था, ये एरिया मिस्र प्लस मेसोपोटामिया, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का 12 गुना है। कितना? 12 गुना। और यही सभ्यता अगर देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना, 20 गुना है। जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, कि मिस्र की सभ्यता का 20 गुना, और मिस्र प्लस मेसोपोटामिया अगर हम दोनों सभ्यता को मिला दें तो दोनों सभ्यता का 12 गुना इतनी बड़ी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका विस्तार कितना लंबा था। इसका विस्तार कितना था? 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? वर्तमान में आकर इसका क्षेत्र है। अगर हम इसका मैप बनाकर देखें कि जो सही स्थल हैं, तो स्थल को अगर देखें तो आप इसको देख लीजिए। बलूचिस्तान, देमाबाद महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर का मांडा, आलमगीरपुर जो कहाँ पर है? हिंडन नदी के क्षेत्र पर है, हिंडन नदी के किनारे। तो इसको हम देख लेंगे। हाँ, अगर हम देखते हैं इसके जो स्थल हैं, स्थल के बारे में अगर देखें, अब जो स्थल आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट यूपीएससी पीटी में तक क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन तक आए हैं कि इनमें से स्थल बताइए कि कहाँ कहाँ कौन से स्थल हैं। यहाँ पर अगर स्थल बताएंगे तो अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, अगर हम इसका मैप बनाएं अगर हम इसका मैप में देखें तो मैप में देखने के लिए, तो मैप में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक जगह है जम्मू कश्मीर का मांडा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। और यहीं पर क्या है, इस मैप पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे यहाँ से लेके पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर तीन क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तीन क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। अब एक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु
घाटी सभ्यता। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें यहाँ के साक्ष्य, तो यहाँ के साक्ष्य 3 देश में मिलते हैं। कौन कौन से? एक है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अगर हम देखें अफगानिस्तान में तो दो जगह हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के यहाँ के साक्ष्य थे 475 जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें भारत में तो 925 स्थल हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, तो वो क्या है? भारत है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और हमने पहले बताया था कि वर्तमान में 1402 स्थलों की खोज हो चुकी है और ये खोज बढ़ती जा रही है, और साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। कितने हैं? 1402। कुछ लोग 1400 ही बोलते हैं, कुछ 1402 भी बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशानी होना है। अफगानिस्तान में 2 हैं और पाकिस्तान में 475 है और भारत में 925 है। तो हम कुछ जो मुख्य हैं उनको देखते हैं। जैसे अफगानिस्तान में यहाँ पर 2 स्थान थे। जैसे यहाँ पर मुंडी गाक और यहीं पर मुंडी गाक और सुरतगुही। तो ये क्या था? अफगानिस्तान। तो यहाँ के हमने स्थल देखे, मुंडी गाक और सुरतगुही। अगर हम देखें यहाँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे ये क्षेत्र हो गया, तो यह बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में जैसे अगर हम देखें तो यह उत्तरी बलूचिस्तान और यह दक्षिणी बलूचिस्तान। ये कौन सा? दक्षिणी बलूचिस्तान। यह है उत्तरी बलूचिस्तान और यह है दक्षिणी बलूचिस्तान। और यह दक्षिणी। और यहीं पर अगर हम देखें फिर बाकी एरिया यहाँ मिल जाते हैं, जैसे पाकिस्तान का पंजाब और हमें ये एरिया मिल जाते हैं, और सिंध। पंजाब, सिंध। तो यहाँ पर हमें दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब 3 जगह इसके स्थल मिलते हैं। तो पाकिस्तान की जगह कौन सी हुई? पाकिस्तान की 3 जगह हैं। वो 3 जगह कौन सी हुई? पाकिस्तान की 3 जगह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी दक्षिणी बलूचिस्तान में भी कौन सा? दक्षिणी बलूचिस्तान। और अगर हम यहाँ पर देखें भारत में, अगर हम भारत के स्थल देखें तो भारत के स्थल मिलते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के बाद हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। और अगर हम देखें तो यहाँ यूपी में भी इसके साक्ष्य मिल जाते हैं, और साथ और ये भी है, हाँ, पंजाब में
इंडिया के पंजाब में भी इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। इंडिया के पंजाब में भी इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम बारी बारी से नाम देखें तो जैसे आता है दक्षिणी बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में कुछ नाम आते हैं, जैसे सोत का गेंडोर, सोत का गेंडोर, सोत का कोह, सोत का गेंडोर, सोत का गेंडोर, सोत का कोह। फिर आता है यहाँ पर बालाकोट, बालाकोट और डावरकोट। सोत का गेंडोर, सोत का कोह, बालाकोट और डावरकोट। सोत का गेंडोर, सोत का कोह, बालाकोट और डावरकोट। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यह आता है कि कौन निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में बलूचिस्तान के समीप है, या फिर पाकिस्तान में है, या फिर कहाँ कहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगर हम देखें पाकिस्तान में सोत का गेंडोर, सोत का कोह, बालाकोट और डावरकोट, तो यहाँ पर हमें 4 स्थान मिलते हैं। अगर हम देखें सिंध प्रांत में, अगर हम यहाँ पर सिंध में देखें तो हमें कुछ स्थान मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो। फिर आता है कोट दीजी, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो। फिर आता है कोट दीजी, कोट दीजी के बाद फिर आता है यहाँ पर आमली, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोट दीजी, आमली। फिर आता है अलीमराद, अलीमराद, अलीमराद के बाद आता है यहाँ पर नाल, कुल्ली, नाल कुल्ली के बाद फिर एक और स्थान आता है, फिर एक और स्थान आता है यहाँ पर जुदेर दड़ो, जुदेर दड़ो। तो क्या है, यहाँ पर कुछ स्थान आते हैं, कुछ स्थान आते हैं जैसे मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोट दीजी, आमली, अलीमराद, नाल कुल्ली और जुदेर दड़ो। क्या आता है, जुदेर दड़ो। तो ये क्या है, कुछ स्थान आते हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगर हम देखें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो पंजाब प्रांत में भी कुछ स्थान आते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुछ स्थान आते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा दें। पाकिस्तान के पंजाब में भी कुछ स्थान आते हैं, जैसे अभी हम यहीं लिख रहे हैं पाकिस्तान के यहीं पे लिख ले रहे हैं पाकिस्तान के। आप लिख लीजिए मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोट दीजी, आमली, अलीमराद, नाल कुल्ली और जुदेर दड़ो। क्या है, जुदेर दड़ो। तो ये कुछ नाम है। अगर हम देखें यहाँ पर पाकिस्तान के और पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के और पंजाब प्रांत में अगर हम देखें तो पंजाब प्रांत में भी कुछ नाम है। पंजाब प्रांत में कुछ नाम है, जैसे पंजाब प्रांत में नाम आते हैं हड़प्पा, जो सबसे पहले इनकी उत्खनन हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, इसलिए हड़प्पा नाम पड़ा था, हड़प्पा। फिर आता जलीलपुर, हड़प्पा, जलीलपुर। जलीलपुर के बाद डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां, चक परवाने, चक परवाने, हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चक परवाने। चक परवाने के बाद यहाँ पर आता है रहमान डेरी, रहमान
डेयरी, चक परवाने, रहमान डेयरी। तो यहाँ पर कुछ नाम आते हैं जैसे हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चक परवाने और रहमान डेयरी। रहमान डेयरी तो ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। जैसे हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चक परवाने और रहमान डेयरी। तो यहाँ पर हमें कुछ नाम मिलते हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं। अब आती है भारत की बारी कि भारत में वो कौन कौन से नाम हैं। तो अगर हम भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर हमें पता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर है मांडा। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा जो कहाँ पर है? चिनाब नदी के तट पर। कहाँ पर है? चिनाब नदी के तट पर। जम्मू कश्मीर का एक जगह है मांडा जो कहाँ पर है? चिनाब नदी के तट पर। चिनाब नदी के तट पर। और यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जगह आती है पाकिस्तान, यहाँ पर पंजाब। पंजाब, यहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ स्थान मिलते हैं। अगर हम उन स्थान को देखें तो जम्मू कश्मीर का एक मांडा है। पहले हम इसको साफ कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें जम्मू कश्मीर का मांडा। इसके बाद अगर हम देखें इंडिया में तो यहाँ पर जैसे आता है पंजाब। हमने पंजाब को अलग उठाया। और पंजाब के अगर हम नाम गिने तो नाम है जैसे रोपड़, संघोत, फिर आता है यहाँ पर चकवाड़ा, रोपड़, संघोत, चकवाड़ा 86, फिर आता है यहाँ पर डेर माजरा के बाद यहाँ पर तराईकोला, डेर माजरा के बाद फिर आता है तराईकोला। तो पंजाब में कौन कौन से स्थान है? जैसे रोपड़, संघोत, चकवाड़ा 86, फिर आता है डेर माजरा और तराईकोला। तो ये कहाँ पर आते हैं? पंजाब में। अगर हम यहाँ पर देखें गुजरात में, तो यहाँ पर गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिलते हैं। जो गुजरात है, जैसे यहाँ पर गुजरात हो गया है, यहाँ पर गुजरात में मैक्सिमम स्थल मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिलते हैं? गुजरात में। तो गुजरात में यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल मिल जाते हैं। एक जैसे कच्चे की खाड़ी में और एक है कच्चे की खाड़ी में, और यहाँ पर एक है खंबात की खाड़ी में। और एक यहाँ पर कच्चे की खाड़ी में। तो यहाँ पर कुछ स्थान मिल जाते हैं कच्चे की खाड़ी में और खंबात की खाड़ी में। तो जैसे अगर हम देखें कच्चे की खाड़ी में तो यहाँ पर दो हैं, जैसे कच्चे की खाड़ी में और खंबात की खाड़ी में। अगर हम कच्चे की खाड़ी में देखें तो यहाँ पर मिलते हैं कच्चे की खाड़ी में, यहाँ पर देख ले रहे हैं कच्छ। तो कच्चे की खाड़ी में मिलते हैं यहाँ पर सुरकोटरा, कच्चे की खाड़ी में यहाँ पर मिलते हैं सुरकोटरा, धौलावीरा और देसलपुर। सुरकोटरा, धौलावीरा और देसलपुर। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में कच्चे की खाड़ी में।
अगर हम देखें यहाँ पर गुजरात में खंबात की खाड़ी में, तो यहाँ पर स्थान आते हैं खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, लोथल, रंगपुर। फिर आता है यहाँ पर भक्ताराव, भक्ताराव, लोथल, रंगपुर, भक्ताराव। और फिर आता है यहाँ पर मेघम, लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम। फिर आता है यहाँ पर मेघम के बाद कुंतासी, कुंतासी। फिर आता है यहाँ पर शिकारपुर, कुंतासी। फिर आता है यहाँ पर शिकारपुर, चूँकि साये वाला होता है। तो कौन कौन से नाम है? लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर। शिकारपुर जैसे शिकार करते ना, तो वो वाला शिकारपुर। तो लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर। तो ये क्या है? गुजरात में है। अब गुजरात में इतने सारे नाम मिले हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि गुजरात में मैक्सिमम स्थान है, गुजरात में मैक्सिमम स्थान है। और यहाँ पर अगर हम देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में एक जगह मिलती है कालीबंगा, राजस्थान में एक जगह मिलती है कालीबंगा। राजस्थान में एक जगह मिलती है कालीबंगा। जो कालीबंगा है वो गंगानगर जिला में है। कहाँ पर है? गंगानगर जिला में, गंगानगर जिला में है। कहाँ पर है? गंगानगर जिला में। तो यहाँ पर देखा हमने राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ पर खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर गुजरात में दो जगह हैं, राजस्थान गुजरात में कच्चे की खाड़ी में और खंबात की खाड़ी में। और हम देखें यहाँ पर हरियाणा में, यहाँ पर अगर हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में कुछ स्थान मिलते हैं, जैसे राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। फिर राखीगढ़ी के बाद बनमाली, राखीगढ़ी, बनमाली। फिर आते हैं यहाँ पर मिताथल, राखीगढ़ी, बनमाली, मिताथल। फिर आता है यहाँ पर बालू, बालू के बाद यहाँ पे आता है सिसवल। फिर आता है कुनाल। कौन कौन से नाम आते हैं? राखीगढ़ी, बनमाली, मिताथल, बालू, और यहाँ पर आते हैं कहाँ से? सिसवल और कुनाल। कौन कौन से नाम आते हैं? तो ये कहाँ आते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में कौन कौन से नाम आते हैं? राखीगढ़ी, बनमाली, मिताथल, बालू, सिसवाल और कुनाल। आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा सिसवाल, इसको दोबारा लिख ले रहे, सिसवाल, इसको हमने दोबारा लिख लिया सिसवाल। तो कौन कौन से स्थान है? राखीगढ़ी, बनमाली, मिताथल, बालू, कुनाल और सिसवाल। अगर हम यहाँ पर यूपी में देखें, यूपी में, तो यूपी में कुछ जगह मिलती हैं, जैसे एक जगह है यहाँ पर सहारनपुर, या एक जगह है, जिला है कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर, तो एक जगह है सहारनपुर। तो सहारनपुर में, सहारनपुर, तो सहारनपुर में दो जगह मिलती हैं, जैसे एक है बड़ा गांव, बड़ा गांव, बड़ा गांव के बाद फिर एक जगह मिलती है हुलास, बड़ा गांव और हुलास। और एक जगह है यहाँ पर मेरठ। तो मेरठ जगह में एक जगह मिलती है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, यूपी में एक जगह मिलती है आलमगीरपुर, जो कहाँ पर है? मेरठ जिला में। और अगर हम यहाँ देखें महाराष्ट्र में, अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में हाँ पता ही है कि प्रवरा नदी के तट पर है दहमाबाद,
अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा कालीन कुछ स्थल हैं जिनकी हमें खोज हुई है, जिनकी हमको खोज प्राप्त हो गई है। तो ये कुछ स्थल है, जैसे अगर हम दोबारा रिपीट करें तो जम्मू कश्मीर है मांडा, जो कहाँ पर है, चिनाब नदी के तट पर है। कहाँ पर, चिनाब नदी के तट पर। जम्मू कश्मीर का मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है। और फिर आता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे इसके नीचे जाए तो आता है पंजाब। पंजाब में है रोपड़, संगोद, चकवाड़ा, डेर माजरा, और फिर आता है तराईकोला। रोपड़, संगोद, चकवाड़ा, 86, डेढ़ माजरा और तराईकोला। फिर हम आते हैं यहाँ पर गुजरात में। गुजरात में दो स्थान मिलते हैं, एक है कच्छ की खाड़ी में, और एक आता है खंबात की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ पर कुछ स्थान मिलते हैं सोरकोटरा, धौलावीरा और देसरपुर। और अगर खंबात की खाड़ी में देखें तो यहाँ पर कुछ स्थान आते हैं जैसे लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर। लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर। और अगर हम देखें हरियाणा में, तो हरियाणा में कुछ स्थान मिलते हैं जैसे राखीगढ़ी, बनमाली, मिताथल, बालो, कुनाल और सिसवल। इसको कुनवाल भी लिखा जाता है कई बुक में, जैसे क्या कुनवाल। कुछ टीचर है, कुछ बुक में लिखा जाता है कुनवाल, और जैसे कुनाल और कुनवाल एक ही है, और सिसवल। तो यहाँ पर ये कहाँ है, हरियाणा में। इसके अलावा अगर हम देखें यूपी में, तो यूपी में दो जिला हैं, एक है सहारनपुर और एक है मेरठ। सहारनपुर में दो जगह मिलती हैं, एक है बड़ा गांव और हुलास, बड़ा गांव और हुलास। और यहाँ पर मेरठ में आलमगीरपुर। मेरठ में क्या है, आलमगीरपुर। अगर हम यहाँ पर देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक जगह आती है दैमाबाद। महाराष्ट्र में एक जगह आती है दैमाबाद। तो आप इन स्थल को बहुत अच्छे से याद करेंगे। और राजस्थान में है यहाँ पर गुजरात। हाँ, राजस्थान में यहाँ पर है कालीबंगा, जो गंगानगर जिला में है। तो ये जो स्थान है, आप इन स्थान के सही लोकेशन अच्छे से याद रखेंगे, सही लोकेशन अच्छे से याद रखेंगे। चाहे आपका इतिहास मेंस में लिखना हो, चाहे इतिहास ऑप्शनल ही क्यों ना हो, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये उसके भी बहुत बढ़िया है। हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है तो उसके लिए भी ये उसका पोर्शन है, तो इसको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और कौन सा स्थल किस जगह पर है, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये पूरा यूपीएससी पीटी का है। यूपीएससी पीटी में इससे डार्ट सवाल आ जाते हैं। यूपीएससी पीटी में प्री में इससे डार्ट सवाल आ जाते हैं। और ऑप्शनल में लोकेशन पूछता है कि निम्न में से कौन सी जगह कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है। तो क्या है, ऑप्शनल में भी ऐसे आ जाते हैं कि मैप में दिखाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से लोकेशन वाइज याद करेंगे और इसको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसको लोड करना आता है तो नोट कर लीजिए।